हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 9 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहले एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं कि आज किस किस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को ही CDS बिपिन रावत, जो भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी दूसरी पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी। आज तीसरा अपडेट है 12 से 14 दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI समिट आयोजित की जाएगी। हाल ही में जय शाह को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कपड़ा मंत्रालय मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा। IIT मंडई ने COP28 UAE में ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार जीता है। नीति आयोग ने ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है। आर्ट ऑफ लिविंग ने प्राकृतिक खेती के लिए महाराष्ट्र सरकार से हाथ मिलाया है। हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM अग्निवन का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है। अगला अपडेट है, हाल ही में मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में मॉरिशस के पोर्ट लीस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक आयोजित की गई। और आखिरी अपडेट है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार LIC भंडार के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमाकर्ता कंपनी बन गई है। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो आज का पहला अपडेट है कि 8 दिसंबर यानी कल को ही बोधि दिवस सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। इसे की पॉइंट जान लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो बोधि दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब ऐतिहासिक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को उत्तरी भारत के बोधगया में बोधि की वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब बोधि दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब जिस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। यह दुनिया भर में बुद्ध अनुयायी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है यह दिन। इस दिन को दयालुता का अभ्यास करने, सूत्रों का जाप करने, धर्म का अध्ययन करने और ध्यान करने द्वारा मनाया जाता है। तो यह है बोधि दिवस। नेक्स्ट अपडेट है कि 8 दिसंबर को ही CDS बिपिन रावत की पुण्यतिथि थी। जनरल बिपिन रावत भारतीय सैन्य अधिकारी थे जो कि 4 स्टार जनरल थे। उन्होंने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया, यानी कि देश के पहले CDS थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कुन्नूर में जहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे हेलीकॉप्टर इनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहाँ पर CDS बिपिन रावत और 13 अन्य लोग जो इनके साथ थे, इनका स्टाफ था, उनका एक स्मारक पत्थर भी वहाँ पर स्थापित किया गया है। और CDS बिपिन रावत जी को हर कोई जानता ही है, देश के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और 4 स्टार जनरल थे। आज का नेक्स्ट अपडेट है, 12 से 14 दिसंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में AI समिट आयोजित की जाएगी। AI समिट में इसका जिसका नाम है GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी समिट 12 से 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करेंगे। और इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो जो ये GPAI है यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक संगठन है और इस संगठन की जो अध्यक्षता है वो 2024 में भारत के पास है। तभी भारत जो है वो 12 से 14 दिसंबर 2023 तक वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस संगठन की बात करें तो 2020 में 15 सदस्यों के साथ शुरू किया गया था और वर्तमान में इसमें 28 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। इस बार का इसका जो विषय है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदार AI को आगे बढ़ाना, ये इसका विषय है इस बार का। और इसको कौन आयोजित करवा रहा है, तो इस शिखर सम्मेलन को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI और IIT मद्रास के सहयोग से इसका आयोजन कर रहा है और यह 12 से 14 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में जय शाह को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जय शाह सभी जानते हैं, ये हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी हैं, उनके बेटे हैं और इस टाइम पे BCCI के सचिव हैं और एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
तो कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जैसा को हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है और इनको ये सम्मान CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है और जैसा यह सम्मान पाने वाले भारतीय क्रिकेट प्रशासन के पहले व्यक्ति हैं। जैसा की बात करें तो क्रिकेट प्रशासन के लिए जैसा कि यात्रा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि GCA में उनकी भूमिका से शुरू हुई है। GCA के कार्यकाल के बाद 31 साल की उम्र में BCCI के मानद सचिव का पद संभाला इन्होंने जैसा जी ने और वर्तमान में ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और साथ ही BCCI के सचिव भी हैं और इनको हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 2023 के सम्मान से CCI ने यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि कपड़ा मंत्रालय मुंबई में 10 दिसंबर को यानी कि कल वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स को देखें तो कपड़ा मंत्रालय 10 दिसंबर 2023 को भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजित करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो है हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना। साड़ी वॉकथॉन की बात करें तो इससे पहले सूरत में आयोजित किया गया था और इस वॉकथॉन में बॉलीवुड और टेलीविजन, खेल, अन्य क्षेत्र की 5000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी और यह 10 दिसंबर 2023 को मुंबई में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में COP28 UAE यानी कि दुबई में आयोजित किया गया था तो उसमें IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी का पुरस्कार मिला है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी यानी कि IIT मंडी को UAE में COP28 के प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार इस संस्थान को टिकाऊ प्रथाओं के प्रति व्यापक समर्पण और पर्यावरणीय पहलुओं के प्रति इसके सर्वव्यापी दृष्टिकोण के लिए इसको इस संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी के पुरस्कार से नवाजा गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में नीति आयोग ने ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है। अब ABP क्या है? ABP की फुल फॉर्म है इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अब इसकी कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के कोमुराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में यानी कि इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा लिस्ट रैंकिंग में तेलंगाना के कोमुराम भीम आसिफाबाद जिला है कोई उसका ब्लॉक है तिरियानी, उसने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को मिला दूसरा स्थान। नीति आयोग ने एक वर्चुअल कार्यक्रम की रमेश रैंकिंग की घोषणा की थी। इसमें जो भी विजेता हैं शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़, जो सेकंड रैंक पे है उसको 1 करोड़ के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब ये इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसे 7 जनवरी 2023 यानी इसी साल लॉन्च किया गया था जनवरी में। यह प्रोग्राम भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉक जो भी कम डेवलप्ड ब्लॉक है में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन के सुधार पर केंद्रित है। यानी कि जो सबसे टफ लाइफ मतलब कि थोड़ा सा कम डेवलप्ड है या जहाँ पर थोड़ी लाइफ थोड़ी टफ है उन ब्लॉकों में प्रशासन द्वारा यानी कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है उसके ऊपर ये रैंकिंग दी जाती है। इसमें भारत के जो 27-28 राज्य हैं और 27 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश के 329 जिले और 500 ब्लॉक इस कार्यक्रम में हिस्सा हैं। यानी कि 27 जिले और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिले और 500 ब्लॉक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि आर्ट ऑफ लिविंग ने प्राकृतिक खेती के लिए महाराष्ट्र सरकार से हाथ मिलाया है। इसे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सोशल प्रोजेक्ट और मृदा एवं जल संरक्षण विभाग महाराष्ट्र ने पारंपरिक रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सोशल प्रोजेक्ट और मृदा एवं जल संरक्षण विभाग महाराष्ट्र सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया है।
इसका उद्देश्य किसानों की लाभप्रदता बढ़ाना और मृदा की अखंडता की रक्षा करना है। यह परियोजना पहले ही 2.2 मिलियन से अधिक किसानों को प्रशिक्षित कर चुकी है, यानी 2.2 मिलियन किसानों को प्रशिक्षण मिल चुका है कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी है या बिना रसायन की खेती कैसे करनी है, बिना फर्टिलाइजर की। किसान मंच प्लेटफॉर्म इस माध्यम से समर्थन प्रदान करना जारी रखती है, यानी कि किसान मंच एक प्लेटफॉर्म है इस पर जो इसके लिए समर्थन जुटाती है किसानों के बीच कि हमें और जो है ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और रसायन मुक्त यानी कि फर्टिलाइजर फ्री खेती हमें करनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल शैक्षिक और मानवतावादी संगठन है जिसकी स्थापना 1981 में श्री श्री आचार्य जो है श्री श्री रविशंकर जी द्वारा की गई थी। और अभी फिलहाल में जो आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ये 180 देशों में संचालित है, विश्व के काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके फाउंडर जो हैं वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM अग्निवन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यह टेस्ट भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा किया गया था, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो भी हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल हैं यानी कि परमाणु हथियार हैं प्लस जो हमारी मिसाइल्स हैं उसके लिए जो हमारे डेडिकेटेड एक कमांड है एयरफोर्स की जिसको बोला जाता है कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, उसके द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था। SRBM अग्निवन का प्रक्षेपण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया था। और अग्निवन की बात करें तो अग्निवन एक अत्यंत उच्च परिशुद्धता मिश्रित मिसाइल प्रणाली है। अग्निवन जो है अग्नि सीरीज की अग्नि सीरीज में तक 5 मिसाइलें बन चुकी हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि प्राइम। अग्नि 6 पर भी काम चल रहा है। और तो जो अग्नि 1 है वो इस सीरीज की सबसे पहली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह शॉर्ट रेंज की है, मतलब इसकी मारक क्षमता है 700 से 1200 किलोमीटर। यह अग्नि 1 एक सिंगल फेस सॉलिड फ्यूल और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM है यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया है और इसका कल सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किया गया है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं इसके। मेटा और IBM ने AI अलायंस लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य AI के विकास के लिए ओपन सोर्स दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। और AI अलायंस का तर्क है कि AI का भविष्य खुले विचारों के आदान प्रदान और ओपन सोर्स तकनीक पर निर्भर करता है। इस अलायंस की बात करें तो इसमें ओरेकल कॉर्पोरेशन, एडवांस माइक्रो डिवाइस कॉर्पोरेशन, इंटेल कॉर्पोरेशन, स्टेबिलिटी AI और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉत्र डेम US की यूनिवर्सिटी है और मास ओपन क्लाउड अलायंस जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संगठन शामिल है। मतलब काफ़ी बाकी इसमें मेटा और IBM तो है ही, काफ़ी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इसमें इस अलायंस में शामिल हैं। ओपन सोर्स की बात करें तो ओपन सोर्स के बारे में समझते हैं। ओपन सोर्स क्या है? तो ओपन सोर्स का मतलब होता है जब कोई प्रोजेक्ट खुला स्रोत हो, यानी कि ओपन हो प्रोजेक्ट। इसका मतलब हुआ कि कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए आपके प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकता है, अध्ययन कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है और उसका वितरण करने के लिए भी स्वतंत्र है। यानी कि ओपन सोर्स है, उसमें कोई कुछ भी कर सकता है, चाहे तो उसको अपने लिए यूज कर ले, उसका अध्ययन कर ले, संशोधन कर ले, उसको वितरित कर ले। हाँ, ये अलग बात है कि इसके लिए इस अनुमति के लिए लाइसेंस की जरूरत है। मतलब कि ये जो भी सारी जिसको भी ये परमिशन मिलेगी उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके वो ये सब चीज़ें कर सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इससे की पॉइंट्स को देखें तो हमारे जो NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया था। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना 2020 में हुई थी, जब भारत, श्रीलंका और मालदीव समुद्री सहयोग पर अपने त्रिपक्षीय यानी कि ट्राइलेटरल बैठक के दायरे और सिद्धता के विचार पर करने पर सहमत हुए थे। मॉरिशस 5वीं NSA स्तरीय बैठक के सम्मेलन में शामिल हुआ है और इस बैठक के दौरान NSA अजीत डोभाल ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कट्टरपंथ से मुकाबला करने में सदस्य और
पर्यवेक्षक देशों के सहयोग के महत्व पर चर्चा की है। आज का लास्ट अपडेट है कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार LIC डिपॉजिट यानी कि भंडार के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमाकर्ता कंपनी बन गई है। क्या बात है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो LIC का भंडार जो है करीब 503.7 अरब डॉलर पहुंच गया है और यह रैंकिंग वर्ष 2022 के लिए कंपनियों के जीवन और दुर्घटना और स्वास्थ्य भंडार पर आधारित था। जो टॉप 3 कंपनी की बात करें तो उसमें एलियंस SE जर्मनी की कंपनी है जिसका भंडार है जिसके पास 750.20 बिलियन डॉलर का भंडार है। सेकंड नंबर पर है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि चीन की कंपनी है जिसके पास है 616.90 बिलियन डॉलर का भंडार। और तीसरी है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि जापान की कंपनी है और जिसके पास 536.80 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट है। और चौथे पर आ गई है LIC जिसके पास 503.7 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट है जो कि वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान LIC ने हासिल किया है। तो यही थे बस आज के अपडेट, लास्ट अपडेट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।